हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु महती GNMT पर। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सही से तैयारी करने में लगे होंगे। और जिन्हें लग रहा है कि मतलब कि हम तो मात्र 10 दिन में पढ़ कर निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। इतना हल्के में न लें और तैयारी में लगे रहें, हर सेट देखते रहें। तो आप लोग के लेकर आ गया हूँ आज साइंस का, किसका तो सब्जेक्ट साइंस का 17वां सेट लेकर आ गया हूँ, क्योंकि 1 से लेकर हम लोग 16 तक सेट करा चुके हैं। और जो अभी तक शायद 1 से 16 तक सेट ना देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहेगा और सेट प्रोवाइड होता रहेगा तो सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो लगे रहिए सेट तैयारी में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कि हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को संग्रह किया गया है, तो सभी सेट ज़रूर देखें। और चलता हूँ आज का फिलहाल सेट नंबर 17वां में, क्योंकि 16 तक हम लोग करा चुके हैं। 16 तक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, और इस सेट में भी हर सेट की भांति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, तो सभी सेट जरूर देखें। तो 17वां सेट का उसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में है ऊर्जा को दर्शाता है, या कार्य को दर्शाता है, या सी में बोल रहा है कि जड़त्व को दर्शाता है, एंड डी में बोल रहा है कि जड़त्व अघूर्ण को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या होता है? तो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, या जड़त्व को दर्शाता है। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? प्रथम गति नियम यह है कि कोई भी वस्तु विरामा अवस्था में रहने की चेष्टा करता है, जब तक उससे कोई असंतुलित बाहरी बल कार्य न करता है, जब तक वह विराम अवस्था में रहने का चेष्टा करता है। यही न्यूटन का प्रथम गति नियम है, और उसी को जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। बाकी सेकंड और थर्ड तो जान ही रहे हैं। तो चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बी में बोला के द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, सी में बोला के रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, एंड डी में बोला के कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो रॉकेट है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो ऑप्शन ए है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 0 केल्विन पे, या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या 273 डिग्री सेल्सियस पे। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर होता है, परम शून्य ताप होता है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। तो आपका चौथा क्वेश्चन भी इस प्रकार से आ गया डिस्प्ले पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला कि अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है एस्टरीकरण, बी में बोला साबुनीकरण, सी में बोला कि जल अपघटन, एंड डी में बोला हाइड्रोजनीकरण। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो एस्टरीकरण। अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो एस्टरीकरण कहलाती है। आगे चलते पांचवा क्वेश्चन में। आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन ही लॉन्ग है, आंसर इसका शॉर्ट है। बोला कि जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी की ओर निर्देशित करता, क्या उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देश करता होगा, तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देश करता, मतलब उल्टा उसका करता, दक्षिण का उत्तर, उत्तर का दक्षिण, तब उदासीन बिंदु क्या होगा? ऑप्शन ए में बोला कि चुंबकीय अक्ष पर होगा, बी में बोला कि चुंबकीय केंद्र पर होगा, सी में बोल रहा है कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत विभाजन पर होगा, एंड डी में बोला कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर होगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या था, चुंबकीय अक्ष पर होगा। जब वो दोनों चुंबक का सिरा क्या होता है, ध्रुव विपरीत हो जाएगा, तो उसका क्या बोला कि उदासीन बिंदु कहाँ होगा? तो उदासीन बिंदु होगा चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष पर ही होगा, अलग तो जाएगा नहीं, क्योंकि अक्ष पर रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। और आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? ऑप्शन ए में क्लोरीन के, बी में बोला कि नवजात ऑक्सीजन के, सी में बोला कैल्शियम कार्बोनेट के, एंड डी में बोला कि आणविक ऑक्सीजन के। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण है जो कैल्शियम कार्बोनेट के मुक्त होने से, कैल्शियम कार्बोनेट के क्या मुक्त होने के कारण होता है, उसका गुण प्रकट होता है। आगे चलते सातवां क्वेश्चन में। आपका सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, आखिर क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या त्वरण कहते हैं? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात का, तो एक्सेलरेशन, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। और त्वरण को सूचित करते हैं किससे? तो ए से इसका सूचित करते हैं।
आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन में। आपका 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका, कौन सा रंग का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन में है बैगनी का, बी में है नीला का, सी में है पीला का एंड डी में है क्या, लाल का। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे किसका कम होता है, तो सबसे कम होगा किसका, तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लेकिन तरंगदैर्घ्य अगर बोला जाए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बोला जाए तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा लाल का, और सबसे कम होगा किसका, तो बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा। लाल का सबसे अधिक होगा जिसके कारण से लाल दूर से ही दिखाई देता है, या रेलवे का सिग्नल लाल का उसी की तरह दिखाई इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ताकि आने वाला आदमी को दिखाई देवे दूर से कि मतलब कि हाँ मतलब सिग्नल रेड हो गया है। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से थोड़ा सा न्यूमेरिकल बोल रहा है कि +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, +0.50 मीटर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पूरा यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्षमता दिया हुआ है, तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। और ये क्षमता P दिया हुआ है, इसका क्षमता दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 4D दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ P दिया हुआ है कितना, P दिया हुआ है 4, इक्वल टू कर देंगे 1/, कितना कर देंगे, f कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको f इक्वल टू तो कर सकते हैं, f इक्वल टू कितना कर देंगे 1/4। अभी काट कर कितना आ जाएगा, तो याद आएगा 0.0 आगे कितना 25 आ जाएगा। 0.25 क्या पहले यहाँ दिया हुआ क्या प्लस में दिया हुआ है, तो 0.25 प्लस में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0, कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, +0.25 मीटर। देखिए देख सकते हैं यहाँ पास किस तरह से सोल्व हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। आपका 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस से क्या हो रहा है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता या आवर्धन क्या होता है सदैव। ऑप्शन में बोल रहा है कि 1 से कम होता है, बी में बोल रहा है 1 से अधिक होता है, सी में बोल रहा है कि 1 होता है, एंड डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात का तो 1 से कम होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, तो 1 से सदैव कम होता है, सबसे कम होता है 1 से। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। तो आपका 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है kg/s², बी में हो रहा है कि kg/s खाली, और kg/s², या बी में डी में बोल रहा है कि kg/m³/s। तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सबका तो kg/s², बल का क्या होगा एसआई मात्रक हो जाएगा। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, बी में बोल रहा है कि वस्तु के द्रव्यमान पर, सी में बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण पर, एंड डी में बोल रहा है वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो वस्तु के द्रव्यमान पर, किसी वस्तु का जड़त्व क्या है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि आखिर द्रव्यमान कितना ज़्यादा है, अधिक है या कम है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। तो आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए में सोना और तांबा का, बी में बोल रहा है कि सिल्वर और जिंक का, एंड सी में बोल रहा है कि तांबा और जिंक का, डी में बोल रहा है कि तांबा और एल्युमिनियम का। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो तांबा और जिंक का मिश्रण कौन है, पीतल। पीतल तांबा और जिंक का क्या मिश्रण है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। बोल रहा है कि जी का अर्थ है। जी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में पृथ्वी का आकर्षण बल, बी में बोल रहा है गुरुत्व, सी में बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, एंड डी में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। डी में बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरते वस्तु का द्रव्य त्वरण, क्या गिरते वस्तु का त्वरण। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो जी है, जी क्या है, तो जी है स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन है किसका, तो स्वतंत्र रूप से गिरती किसी वस्तु का। आगे चलते 15वां क्वेश्चन में। आपका 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि डॉट दिया गया कि छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया, मतलब किसे छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है।
ऑप्शन ए में क्लोरीन के छोड़कर, ऑक्सीजन के छोड़कर, या सी में बोला कि ऑर्गन के छोड़कर, एंड डी में बोला हाइड्रोजन के छोड़कर। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो यहाँ हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन के छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है, लेकिन किसमें, तो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता, लेकिन बाकी सब में पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। आपका 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन, क्या नाभिक कण का है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। डबल क्वेश्चन इसमें हो कि नाभिक के प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक कण कौन है, तो प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में चैडविक, बी में बोला जे थॉमसन, सी में बोला रदरफोर्ड, एंड डी में क्या बोला है, तो न्यूटन। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ का किसने, तो रदरफोर्ड ने किए थे। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन निम्न में से किसके द्वारा बनता है। सहसंयोजक बंधन किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण के द्वारा, बी में बोला इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, सी में बोला कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, एंड डी में बोला कि स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा दो परमाणुओं के बीच संयोजन बंधन बनता है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। 18 वर्ग संकरण, संकरण में होता है, संकरण में क्या होता है। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन युग्म का योग होता है, मतलब जोड़ होता है। बी में बोल रहा है कि परमाणु कक्षकों का योग होता है, मतलब जोड़ होता है। सी में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन होता है, एंड डी में बोल रहा है कि कक्षकों का विघटन होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो परमाणु कक्षकों का योग, संकरण में क्या होता है, तो परमाणु कक्षकों का योग होता है, मतलब उसका ऐड होता है, जोड़ होता है। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। आपका 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 19वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनती है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनती है। ऑप्शन ए में है H2O, बी में है HF, सी में है NH3, एंड डी में है C6H6। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो C6H6 क्या बोल रहा है, यौगिका द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनती है। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में। 20वां बोल रहा है कि दूध है, दूध क्या है, जल में प्रक्षेपित वसा है, या वसा में प्रक्षेपित जल है, या तेल में प्रक्षेपित जल है, या जल में प्रक्षेपित जल है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या है, तो जल में प्रक्षेपित वसा है, क्योंकि दूध में क्या होता है, दूध को अगर उसको पास्चुराइजेशन किया जाता है तो उसमें वसा मतलब घी की मात्रा अलग निकल जाता है और उसमें से जल अलग निकल जाता है। तो वही बोला कि दूध क्या है, तो जल में परिक्षेपित वसा है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पास्चुराइजेशन के द्वारा किया जाता है, पास्चुरीकरण के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। 21वां बोल रहा है कि हैलाइड अयस्क का उदाहरण है, हैलाइड अयस्क का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए में है गैलेना, बी में है बॉक्साइट, सी में है सिनेबार, एंड डी में बोला है क्रायोलाइट। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो क्रायोलाइट है वो क्या है, तो हैलाइड अयस्क का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। तो आपका 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से डिस्प्ले पे बोल रहा है 22वां की परमाणु संख्या 55 वाला तत्व है। क्या हो रहा है कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होता है। कौन सा ब्लॉक में जो परमाणु संख्या 55 वाला है उसका कौन सा ब्लॉक में रखा जाता है। ऑप्शन में बोला कि ब्लॉक एस ब्लॉक में, बी में बोल रहा है कि पी ब्लॉक में, सी में बोल रहा है कि डी ब्लॉक में, एंड डी में बोल रहा है कि एफ ब्लॉक में। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो परमाणु संख्या कितना 55 वाला था, तो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में स्थित किया जाता है, एस ब्लॉक में उसे रखा जाता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। तो आपका 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है। मतलब जब परमाणु भार बढ़ेगा तो जो क्षार धातु है उसका गलनांक क्या होगा। ऑप्शन ए में बढ़ता है, घटता है, या सी में बोला कि स्थिर रहता है, या डी में बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो घटता है। परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है, तो ये घटता है, क्षार धातु का गलनांक घटेगा। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन में। 24वां बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में कोल तार, बी में बोल रहा है पेट्रोलियम, सी में बोल रहा है ए तथा बी दोनों, एंड डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कौन है, तो ए में क्या है, कोल तार भी है, और बी में पेट्रोलियम। मतलब कोल तार और पेट्रोलियम दोनों है कार्बनिक यौगिक का मुख्य अयस्क है, मुख्य स्रोत है। आगे चलते 25वां क्वेश्चन में, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है।
बोल रहा कि निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व है। प्रारूपिक तत्व कौन है? ऑप्शन ए में है Na, बी में है K, सी में है Sc एंड डी में क्या है He। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या? तो Na क्या प्रारूपिक तत्व है? Na किसे? तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो सोडियम है क्या? प्रारूपिक तत्व है। चलते हैं आगे। आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास की सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।